Very good morning, dear student. Welcome back to Subrat Singh Children Academy online classes. My name is Angad Yadav, your science subject teacher. In previous class, we already finished chapter number 4, metal and non-metal. Today we are going to discuss about your new chapter, chapter number 7, conservation of plants and animals. Dear student, one important message for you. Please open your NCERT book. Okay? इंपॉर्टेंट मैसेज ये है डियर स्टूडेंट कि कोविड-19 की वजह से सीबीएसई ने आपके 30% सिलेबस को रिड्यूस किए हैं, ठीक है। यानी कोविड-19 की वजह से जो है क्लासेस प्रॉपरली नहीं चल पाई। इसकी वजह से वैसे ऑनलाइन क्लासेस तो चली हैं बट ऑफलाइन क्लास नहीं चल पाई हैं। इसकी वजह से सीबीएसई ने 30% सिलेबस को रिड्यूस किया है और वो 30% सिलेबस में आपके कौन कौन से चैप्टर हैं वो अपने एनसीईआरटी बुक में मार्क कर लीजिए। यानी हमें इस ईयर उन चैप्टर को नहीं स्टडी करना है। ओके, उसमें से एक चैप्टर हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड बाकी चैप्टर्स को आप मार्क करेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी ओपन करिए, पेन ले लीजिए और मार्क कर लीजिए कि इन चैप्टर को हमें इस ईयर में हमें क्या करना है, नहीं स्टडी करना है। एक छोटा सा मार्क करिएगा, ऐसा नहीं कि पूरा बुक को ही आप उसमें राइट कर लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं करिएगा। ओके, तो हम यहां पर हमने उन चैप्टर के नेम राइट किए हैं। अब ये चैप्टर नंबर 7, ऐसा मत करिएगा चैप्टर नंबर 7 ही हटा दीजिएगा, है ना, ऐसा नहीं, उसको हम स्टडी करेंगे आज की क्लास में। ओके, तो जो 4-5 चैप्टर हमारे, ये 5 चैप्टर जो हैं जो रिमूव किए गए हैं, रिड्यूस किए गए हैं आपके, वो कौन कौन से हैं। चैप्टर नंबर 1 कौन है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। हम इसको ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और अभी रिमूव हो गया है तो फिर ठीक है ना, अच्छी बात है, पढ़ भी लिए हैं, रिमूव भी हो गया है। तो रिमूव चैप्टर से यानी रिड्यूस सिलेबस से जो भी चैप्टर आपके सिलेबस से रिमूव किए जा रहे हैं, उन चैप्टर से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। कोई भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं होगा इससे, ठीक है, चाहे आपका पीरियोडिक फर्स्ट हो या सेकेंड हो, ठीक। किसी भी एग्जाम में इस ईयर में आपको जो है रिड्यूस सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये हम बार बार कर रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 आप मार्क कर लीजिए। हमें इस वर्ष यानी इस ईयर में हमें इसको स्टडी नहीं करना है, हम ऑलरेडी इसको स्टडी कर चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5, जो चैप्टर नंबर 4 फिनिश होने के बाद हम चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करते, बट ये रिमूव हो चुका है तो हम इसको इस ईयर में हम स्टडी नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 6 की बात करें, चैप्टर नंबर 6 है कंबशन एंड फ्लैम, ये भी हमें इस ईयर में स्टडी नहीं करना है। और उसके बाद आप कंटेंट्स में पेज पलटेंगे तो आपको लास्ट में चैप्टर नंबर 15 आपको देखने को मिलेगा, सम नेचुरल फिनोमिना। आप इस चैप्टर को भी रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, ये चैप्टर भी हमें स्टडी नहीं करना है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 17 की बात करें तो चैप्टर नंबर 17 में जो स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, ये चैप्टर है, ये चैप्टर हमें इस ईयर में स्टडी नहीं करने हैं। तो ये 5 चैप्टर हैं जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर जो है ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, बाकी 4 चैप्टर हमें इस ईयर में स्टडी नहीं करना है। और आपके एग्जाम में इन 5 चैप्टर से, जो 5 चैप्टर्स हैं, इन 5 चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, चाहे आपका वो पीरियोडिक फर्स्ट टेस्ट हो चाहे वो सेकंड हो। ओके, तो ये मार्क कर लीजिए अपने एनसीईआरटी बुक में। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड्स में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर ये चैप्टर अभी हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, या ये चैप्टर छूट जाएंगे तो फिर क्या हमें इससे नुकसान भी हो सकता है ना। तो हम आपको बता दें स्टूडेंट, जो इसमें क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑलरेडी हमने स्टडी कर ही लिया है तो इसके बारे में बात नहीं करते हैं, है ना। और लेकिन ये रिमूव है, फिर से फोकस करिए, रिमूव है, चैप्टर नंबर 1 रिमूव है, ठीक। कोल एंड पेट्रोलियम एंड कंबशन एंड फ्लैम, ये दोनों चैप्टर केमिस्ट्री में आपको 9th एंड 10th में मिल जाएंगे। ओके, एंड सम नेचुरल फिनोमिना एंड स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, ये 2 चैप्टर जो हैं, ये 15 एंड 17, ये आपको ज्योग्राफी में यानी कि आपके जो एसएसटी में आपको ये मतलब ऑलरेडी पढ़ाए जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि जो चैप्टर रिमूव किए गए हैं साइंस चैप्टर से, मतलब साइंस सब्जेक्ट से, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा पढ़ने को। तो ऑलरेडी हमें आगे की क्लास में या फिर आपके इसी क्लास में कुछ चैप्टर आपको जो ज्योग्राफी में आपको, ठीक है, एसएसटी में आपको ऑलरेडी पढ़ने को मिलेगा। तो इससे आप ये डिस्टर्ब मत होइए, ठीक है, वरी मत करिए कि नहीं हाँ ये चैप्टर रिमूव कर दिए गए तो हमारा क्या होगा, मतलब नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप कहीं ना कहीं चैप्टर को पढ़ेंगे। ओके, वैसे तो देखा जाए तो हम सभी चैप्टर को कहीं ना कहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उसको हम इस क्लास में स्टडी करेंगे ताकि हम उसको लिंक अप कर पाएं अपने नेक्स्ट क्लासेस से, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। इरेज करते हैं पहले। और डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 का जो पीरियोडिक टेस्ट में जो क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे, फिर से हम बता दें आपको, और आप उसको रिवाइज मत करिए। हमारा रिमेनिंग कितने चैप्टर बच गए, रिमेनिंग 3 चैप्टर कौन कौन से, चैप्टर नंबर 2 जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, 3rd सिंथेटिक फाइबर, और उसके बाद जो हमारा 4th चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स, इन चैप्टर से ही आपके पीरियोडिक टेस्ट में
क्वेश्चन आएंगे। ओके, चैप्टर नंबर 5 एंड 6 रिमूव हैं, तो इसको हमें स्टडी नहीं करना है। चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम क्या है? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। योर फर्स्ट हेडिंग बायोडाइवर्सिटी आर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके डियर स्टूडेंट, आपसे हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या आपने कभी सोचा होगा या कभी आपने सोचा कि हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स एंड डिफरेंट टाइप के स्पीसीज रहते हैं, प्लांट एंड डिफरेंट टाइप के एनिमल्स रहते हैं। ओके, देखा है ना आप लोगों ने। और क्या आपने ये थिंक किया कि क्या उनका इंटरेक्शन किससे, क्या वो जो अदर ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे अदर स्पीसीज हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग एक स्पीसीज है, ठीक है, ह्यूमन का एक स्पीसीज है, डॉग का एक अलग स्पीसीज है, कैट का अलग स्पीसीज है, बफेलो एंड काऊ का अलग स्पीसीज है। इसी टाइप से मतलब प्लांट्स में भी डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हैं, जैसे मैंगो का अलग स्पीसीज है, गोवा का अलग स्पीसीज है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो अन्य मतलब जो हमारे और भी दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अलग अलग स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में है जहां पर आप रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, हम सभी रह रहे हैं, ठीक है। आपने कभी फोकस किया कि क्या उनका इंटरेक्शन अपने स्पीसीज के अलावा क्या दूसरे स्पीसीज से भी है? क्या ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म से या ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट से भी क्या रिलेशन है? तो आपको ये अभी आप थिंक करिए तो आपको जरूर आप फोकस कर पाएंगे कि हाँ, ऑर्गेनिज्म मतलब जो स्पीसीज है, कोई ऑर्गेनिज्म का जो स्पीसीज है पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, वह स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से इंटरेक्ट करता है और उसका इंटरेक्शन दूसरे स्पीसीज से ही नहीं, उसके साथ ही इन्वायरमेंट फैक्टर यानी एबायोटिक फैक्टर से भी होता है, जिसको बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है, उससे भी होता है। और उसकी वजह से ही हम इस अर्थ पर क्या है, लिविंग। बायोस्फीयर नहीं होता तो हम लिविंग नहीं होते, ठीक है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो फिर से स्टार्ट करते हैं, है ना, फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर से फोकस करिए। हमने क्या बोला ये स्टूडेंट, हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में आप फोकस कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे मतलब डिफरेंट टाइप की स्पीसीज वहां पर रहती हैं, उनके हैबिटाट है। तो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज का हैबिटाट जो हमारे एरिया में प्रेजेंस है, वो देखेंगे आप, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से इंटरेक्शन करता है, चाहे वो फूड के लिए कर रहा हो, चाहे वो कंपटीशन हो उसमें, हैबिटाट के लिए कर रहा हो, किसी तरीके से वो कर रहा हो, लेकिन एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। ओके, एंड स्पीसीज का हमारे इन्वायरमेंट के साथ भी, इन्वायरमेंट फैक्टर यानी एबायोटिक फैक्टर, जैसे हमारा इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर हो गया और लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, इसके साथ भी इंटरेक्शन है। मतलब अगर हम अपना एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल, है ना, ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। जैसे हम सभी लोग हैं, हमारी एक अलग स्पीसीज है, ठीक है। स्पीसीज हम जो हैं वो बफेलो, गोट, काऊ, डॉग, कैट से इंटरेक्ट करते हैं। बफेलो से भी हमें कुछ मिलता है ना, जैसे मिल्क काऊ से भी मिलता है, गोट से भी मिलता है। ऐसे ही हमें डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज हमारे अराउंड हैं, हम उनसे कहीं ना कहीं लिंक हैं। मतलब लिंक का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ हमसे मिल रहा है और उनको हमसे भी मिल रहा है। ऐसे काऊ और बफेलो हमसे भी तो कुछ मिल रहा है, हम उनको हैबिटाट दे रहे हैं, उनके लिए फूड प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना। ऐसे ही जो डॉग्स हैं उसको भी देख लीजिए, तो वो हमसे इंटरेक्ट है, हम उनसे इंटरेक्ट है। तो हमारा इंटरेक्शन अदर स्पीसीज से है और साथ में हम वाटर ड्रिंक करते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, है ना। टेम्परेचर और जो हमारा पीएच होता है, कहीं ना कहीं हम एबायोटिक फैक्टर से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। मतलब वाटर भी हमारी नीड है, वाटर भी नीड है और साथ में वाटर के साथ ही हमारा एयर भी हमारी नीड है, ठीक है। सॉइल भी हमारी नीड है, सॉइल में हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंस है जो प्लांट के द्वारा हमारे बॉडी में आते हैं। तो हम देखिए, हमने क्या आपको यहां पर अंडरस्टैंड कराया कि हम जो हैं, यानी हम एक स्पीसीज हैं, हम कहीं ना कहीं दूसरे स्पीसीज से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। वो कैसे भी कर रहे हो, चाहे वो फूड के लिए कर रहे हो, चाहे उनके हैबिटाट के लिए कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं। जैसे प्लांट से हमें हमारे प्लांट्स हैं जिनसे हमें ग्रेन्स मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, हम उनसे क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। वो थोड़े अमाउंट्स में वो हम पर भी क्या है, डिपेंडेंट है। अरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हम ऑर्गेनिज्म जो हमारी स्पीसीज है, चाहे वो कोई भी स्पीसीज हो, स्पीसीज से इंटरेक्ट करता है और इसके साथ स्पीसीज इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। और एक गिवन एरिया में वैरायटीज ऑफ स्पीसीज रहती हैं, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ओके, एक गिवन एरिया में वैरायटी ऑफ स्पीसीज जो रहती हैं वो इंटरेक्ट करती हैं ईच अदर, ठीक है, इंटरेक्ट टू ईच अदर एंड इन्वायरमेंट फैक्टर एंड जो डिफरेंट टाइप की वैरायटीज है उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म हो गया हमारा, जो डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म। ओके, राइट करते हैं इसका आंसर, मतलब जो हमारा
हेडिंग है उसका मतलब डिफिनीशन क्या है उसका, बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी को सेकेंड नेम से भी जानते हैं, क्या है वो, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स like plants, animals, microorganism, human being, etc. ठीक है, यानी वेराइटीज ऑफ लिविंग थिंग्स, दैट मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी राइट कर सकते हैं, कौन कौन, प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग ह्यूमन बींग्स, यानी हम सभी। ठीक है, क्या होता है इनमें, यानी जो ये लिविंग थिंग्स हैं, दे आर interrelationship and interrelationship and relationship with the biosphere, डे स्टूडेंट फोकस करिए। हमने अभी अभी जो सारी बातें डिस्कस किया आपसे, वो डिफिनीशन में क्या है, वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी एक गिवन एरिया में, जो हमारी एरिया है उस एरिया में बहुत वेराइटीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, यानी डिफरेंट टाइप की स्पीसीज रहती है। ओके, कौन कौन सी स्पीसीज, जैसे आप देखे होंगे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स, ये सभी क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, उनका हैबिटेट है वहां पर। देयर इंटररिलेशनशिप मतलब प्लांट्स का एनिमल के साथ, एनिमल का माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्लांट के साथ, ठीक है, ह्यूमन बींग का भी इन सब के साथ कहीं ना कहीं हम क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। इंटरलिंक दैट मींस कि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, डिपेंडेंट हैं, जैसे हम सारे एनिमल्स जितने भी, ऑल एनिमल्स आर डिपेंड इन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन प्लांट्स। ठीक है, यानी हमारे अर्थ पर जितने भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, हमारा एक दूसरे से क्या है, एक इंटर रिलेशनशिप है। ठीक है, एंड रिलेशनशिप विथ द बायोस्फीयर, यानी ऑर्गेनिज्म, यानी स्पीसीज का स्पीसीज के साथ क्या है, स्पीसीज का स्पीसीज के साथ इंटर रिलेशनशिप है, और साथ में ही बायोस्फीयर के साथ भी रिलेशनशिप है। बायोस्फीयर दैट मींस बायोस्फीयर में कौन कौन आएगा, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड हमारा एटमॉस्फेयर, यानी हम अपने रेस्पिरेटरी गैस को एटमॉस्फेयर से इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को, है ना, और उसके बाद वाटर, हाइड्रोस्फीयर, सॉइल से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। ठीक है, प्लांट्स के थ्रू हमें मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, और ऑर्गेनिज्म एबायोटिक फैक्टर यानी बायोस्फीयर के साथ भी इंटरैक्ट कर रहा है, और एक गिवन एरिया में क्या है, वैराइटीज ऑफ स्पीसीज है, और इसी को क्या कहते हैं, क्या, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, यानी बायोडाइवर्सिटी यानी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस इन सच अ एरिया। ठीक है, एक एरिया में वैराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस होते हैं, लाइक कौन कौन, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा, यानी बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे, और उनका एक दूसरे के साथ क्या होता है, इंटर रिलेशनशिप होता है। ओके, अभी डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हेडिंग बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यानी बायोस्फीयर क्या है, व्हाट इज बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर को अभी भी डिस्कस किया हमने, यानी बायोस्फीयर के अकॉर्डिंग मतलब इसमें हमें, यानी एक ऐसा एरिया, ठीक है, एक ऐसा एरिया जहां पर लिविंग थिंग्स रहते हैं। ठीक है, एक ऐसी एरिया हमारे यूनिवर्स में जहां पर लिविंग थिंग्स रहती हैं, या हमारे अर्थ पे कह सकते हैं, हमारे अर्थ पर एक ऐसा, यूनिवर्स नहीं अर्थ कहिए। ठीक है, अर्थ वैसे यूनिवर्स में ही हमारा अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ पर जो प्रेजेंस एक ऐसी एरिया जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनका हैबिटेट रहता हो। ठीक है, तो वो कौन कौन से एरिया आते हैं जो कि हमारे बायोस्फीयर बनाते हैं, और बायोस्फीयर में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वहां पर लिविंग रहते हैं, मतलब लाइव रहते हैं। कौन कौन है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर अगर जैसे बायोस्फीयर में अगर हम कहें कि एटमॉस्फेयर न रहे, तो क्या हम विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हमारे बायोस्फीयर में एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों प्रेजेंस होता है, और वो तीनों जहां पर प्रेजेंस होता है वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके, तो बायोस्फीयर का डेफिनेशन राइट करते हैं।
these are part of the earth, these are part of the earth in which living organism, living organism can live, include, कौन कौन आएगा इसमें? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। डियर स्टूडेंट फोकस करिए, यहां क्या है? दीज आर पार्ट ऑफ अर्थ। बायोस्फीयर क्या है? हमारे अर्थ का एक पार्ट है, ठीक है, यूनिवर्स नहीं, रॉन्ग हो गया था बाय मिस्टेक, सॉरी। उसमें भी हमने ऑलरेडी पहले ही बोला कि नहीं, बायोस्फीयर कहां है? हमारे अर्थ पर प्रेजेंस है, ठीक है, और अर्थ हमारा कहां प्रेजेंस है? हमारे यूनिवर्स में, ठीक। तो अर्थ पर एक ऐसी एरिया, ठीक है, कौन सा? द पार्ट ऑफ अर्थ, यानी हमारे अर्थ का एक ऐसा पार्ट जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइव रहता है, ठीक है, यानी जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइव रहता है, और उसके लिए वो क्या चाहिए, ठीक है, वो कौन सा स्फीयर चाहिए उसके लिए? वहां पर एटमॉस्फेयर चाहिए, हाइड्रोस्फीयर चाहिए एंड लिथोस्फीयर चाहिए। ये तीनों जहां पर प्रेजेंस होगा वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइव होगा, और उस एरिया को बायोस्फीयर कहते हैं। दैट मीन्स हम जहां रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जहां रह रहे हैं, हम जहां पर रह रहे हैं, ये एरिया का क्या हो गई? हमारी बायोस्फीयर है, ठीक है, बायोस्फीयर है। जैसे हम जहां रहते हैं वहां पर वाटर भी है, एटमॉस्फेयर में एयर भी है, सॉइल भी है, तीनों है ना। ये लिथोस्फीयर दैट मीन्स हमारा सॉइल, ठीक है, और हाइड्रोस्फीयर दैट मीन्स वाटर, हाइड्रोस्फीयर दैट मीन्स वाटर, लिथोस्फीयर दैट मीन्स सॉइल, एटमॉस्फेयर जो हमारे गैसेस प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। तो हम जिस एरिया में रह रहे हैं, क्या वो तीनों हैं? ये तीनों प्रेजेंस है कि नहीं है? तो आपका आंसर होगा यस, क्योंकि यहां पर हमारा वाटर भी है, यानी हमारा हाइड्रोस्फीयर भी है, सॉइल भी है, यानी लिथोस्फीयर भी है, एंड एटमॉस्फेयर भी है, यानी हमारा तीनों स्फीयर है, और इसी तीनों स्फीयर में हमारा लाइफ क्या होता है? प्रेजेंस होता है। एक छोटा सा फिगर ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे आई थिंक। जैसे यहां पर आप फोकस करेंगे तो ये एटमॉस्फेयर, जैसे एटमॉस्फेयर, और वाटर के लिए हम हाइड्रोस्फीयर लिखेंगे, हाइड्रोस्फीयर, एंड उसके साथ सॉइल के लिए क्या लिखेंगे? लिथोस्फीयर, ठीक है। तो लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, थोड़ा सा दूर दूर करते हैं इसको, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, यहां पर हुआ। तो इस एरिया में आप देखेंगे, यानी हमारा एटमॉस्फेयर भी आ रहा है, लिथोस्फीयर यानी सॉइल भी और वाटर भी। तो इसी एरिया में ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? यहां पर ऑर्गेनिज्म लाइव रहते हैं, और ऑर्गेनिज्म को तीनों चाहिए, ठीक है, तीनों चाहिए, एटमॉस्फेयर भी चाहिए, लिथोस्फीयर भी चाहिए, एंड हाइड्रोस्फीयर भी चाहिए लाइव रहने के लिए। ओके, तो इस हेडिंग को यहां से इरेज करते हैं, मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। ओके, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। our next heading species. ओके, स्पीसीज, व्हाट इज स्पीसीज? अभी हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दैट मीन्स बायोडाइवर्सिटी डिस्कस किया, उसके बाद बायोस्फीयर डिस्कस किया, अभी हम स्पीसीज डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। व्हाट इज स्पीसीज? ठीक है, स्पीसीज, आवर नेक्स्ट हेडिंग स्पीसीज। डियर स्टूडेंट फोकस करिए, व्हाट इज स्पीसीज? स्पीसीज राइट करते हैं डिफिनीशन पहले, अ ग्रुप ऑफ living organism, a group of living organisms which have common characteristics, and they interbreed, that means reproduction, interbreed and produce fertile
एंग वन। फोकस करिए स्टूडेंट। स्पीसीज, व्हाट इज स्पीसीज? योर नेक्स्ट हेडिंग है स्पीसीज। स्पीसीज किसको कहेंगे? अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ये स्पीसीज है, इसे मतलब जो इंटरेक्ट कर रही है एक दूसरे से और उसके साथ ही बायोस्फीयर से जो लाइव रह रही। तो व्हाट इज स्पीसीज? स्पीसीज क्या है? अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, या ऐसे भी राइट कर सकते हैं अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, दे इंटरब्रीड, यानी दे इंटरब्रीड दैट मीन्स रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वंस। ओके, आप इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट यहां पर जो राइट किया गया है ये भी राइट है, मतलब राइट किया गया है ये भी राइट है। फोकस करिए। स्पीसीज, अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप। जैसे एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हम सभी ह्यूमन बींग्स जो है, या फिर आप डॉग का ले लीजिए, कैट का लीजिए, या फिर कोई अदर एनिमल्स का ले लीजिए। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप लीजिए। ठीक है, विच हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जिसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो। ऐसा नहीं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को आप, हमने कहा कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को ले लीजिए, तो आपने क्या किया, डॉग को भी ले लिया, कैट को भी, बफेलो, काऊ, ह्यूमन बींग सबको इंक्लूड कर लिया। नहीं नहीं नहीं, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो आपको लेना ही है, साथ में ये भी फाइंड आउट करना है कि उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ठीक है, यानी ह्यूमन को ही केवल पर्टिकुलर एक स्पीसीज को लेना है, मतलब पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म को लेना है। ओके, पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म को, चाहे आप गोट को ही ले लीजिए, चाहे आप कैट को ले लीजिए, चाहे काऊ को ले लीजिए, चाहे ह्यूमन बींग्स को लीजिए। हम एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमन बींग्स। हम सभी क्या है, एक ग्रुप में हैं, और इस ग्रुप में हम सभी लोग जो हैं, चलिए एक और, चलिए ह्यूमन बींग्स के अलावा दूसरा एग्जांपल राइट ले लेते हैं। ह्यूमन बींग्स ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, चलिए ठीक है, वही लेते हैं। हम एक ग्रुप ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और हमारे अंदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है। दे इंटरब्रीड रिप्रोडक्शन, यानी इंटरब्रीड मतलब वो क्या कर सकते हैं, यानी जो ग्रुप हमने स्पीसीज का लिया, जैसे ह्यूमन बींग्स का लिया है, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी रिप्रोडक्शन हो सकता है उनमें, इंटरब्रीड कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं फर्टाइल यंग वंस, यानी वो अपने जैसे बच्चे को जन्म दे सकते हैं जो आगे जाके वो भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। जैसे आप काऊ में आप देखिए, या बफेलो में देखिए, गोट में देखिए, तो जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हम लिए हैं उनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वो आपस में क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं एक फर्टाइल यंग वंस हो। फर्टाइल दैट मींस वो भी उसके अंदर भी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी हो, ताकि वो ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर सस्टेन रहे। रिप्रोडक्शन इट इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आवर लाइफ, यानी एनी ऑर्गेनिज्म लाइफ। ठीक है, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ में रिप्रोडक्शन एक, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम नेचर ने बनाया है जिसके थ्रू कोई भी स्पीसीज इस अर्थ पर सस्टेन रह सकती है फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन न हो, इंटरब्रीड न हो, तो नया फर्टाइल यंग वंस नहीं आएगा, तो पुराने जो ओल्ड ऑर्गेनिज्म है वो उनकी डेथ हो जाएगी, और वो स्पीसीज अर्थ से क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। इसलिए स्पीसीज किसको कहेंगे, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, दे रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स। ठीक है, वो अपने से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एंड प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वन। डिफरेंट टाइप का आप डिफिनेशन राइट कर सकते हैं, बट हमने जो राइट किया है ये भी राइट मतलब सही है। और इसमें भी क्या है, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप विच हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उनके पास कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो। दे इंटरब्रीड, यानी वो इंटरब्रीड कर सकें, यानी प्रोड्यूस कर सकें और प्रोड्यूस कर सकें अपने जैसे नए फर्टाइल यंग वंस को। ओके, तो ये हेडिंग यहां पर फिनिश हो गया। डियर स्टूडेंट, टुडे क्लास इज ओवर। यू हैव any doubt regarding today topic, please write in comment box or WhatsApp group. Thank you so much. Thanks for watching. I love you, my dear student.